नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अमेरिकी दौरे पर हैं। तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप जाएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अमेरिका, जिसे आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं, यूएसए भी कहते हैं, और सामान्यतः इसे अमेरिका कह देते हैं। और इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखिए ये न्यूयॉर्क है, ये आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क, ये मॉन्टियल, ओटावा, ये आप सभी देखते रहिए, ठीक है। और वॉशिंगटन इसकी ये राजधानी है। और यहाँ की अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है यहाँ की राष्ट्रीय भाषा। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है यहाँ। और डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है। तो आप देखिए शिखर बैठक, भारत अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच रक्षा, अंतरिक्ष व कारोबार के मुद्दे पर हुई है चर्चा। और आप देखिए माइक्रोन अहमदाबाद में लगाएगी सेमीकंडक्टर प्लांट। भारत खरीदेगा MQ-9 रेफर ड्रोन। और आप देखेंगे कि अगर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे हों, ये पाकिस्तान है, आप देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। वहीं चाइना से देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और आप देखेंगे तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। अमेरिका बेंगलोर अहमदाबाद, तो भारत सिएटल में खोलेगा वाणिज्य दूतावास। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर हुई वार्ता। भारत में बनेंगे लड़ाकू विमानों के इंजन, अब ये भी कहा जा रहा है। और लोकतंत्र हमारे रंगों में है और धर्म जाति पर भेदभाव का सवाल नहीं है। मोदी साहब करें मानव अधिकार के मुद्दे पर घेरने वालों को पीएम मोदी का करारा जवाब। पीएम बनने के बाद मोदी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्नों के उत्तर दिए, देखिए। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब पर ये बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहते हैं कि भारत में आप देखते हैं कि मीडिया के सामने ये कभी नहीं आते, कभी अपना इंटरव्यू नहीं देते मीडिया के सामने। कश्मीर में सेना को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले 2 डॉक्टर सेवा मुक्त हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ननंद भाभी की डूबने से हुई मौत को बताया था दुष्कर्म। अलगाववादियों ने सेना पर लगाया था दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप। और 7 माह तक सुलगता रहा कश्मीर, 6000 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान उस समय। ये 2009 की घटना है, आप देखेंगे। और जम्मू कश्मीर से अगर आप देखें तो 370-35 से हटा दिया गया। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक है आपका लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है आपके। बस जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ज्वेलर्स व बुलियन कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे घल रहे हैं। एनसीआर, दिल्ली, कानपुर में कई जगह पर आप देखते हैं धोखाधड़ी चलती रहती है ना। अमेरिका में रहकर ही अब कराया जा सकेगा H1 वीजा का नवीनीकरण। H1 वीजा के नियमों में बदलाव करने जा रहा है बाइडेन प्रशासन। भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना व काम करना हो जाएगा आसान। आप देखिए जो भारतीय काम की तलाश में अमेरिका जाते हैं ना, उन्हीं के लिए ये वीजा रहता है, ठीक है। बैठक से पहले आपने रखी शायद जयंत नहीं होंगे शामिल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2024 को लेकर, 2024 क्या है, लोकसभा चुनाव है 2024 में। कितनी टोटल सीटें हैं, आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं। और लोकसभा की अगर हम चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मतदाताओं के द्वारा होता है। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जा सकते हैं। और देखिए बिहार के पटना में हो रही है रैली। तो आप देखिए बिहार, पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ आप देखिए कि राजेंद्र अर्लेकर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखिए 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, बिहार फैला हुआ है। पूरी फीस वापस चाहिए तो छात्र 11 सितंबर तक दाखिल करा ले निरस्त।
AICTE ने तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए जारी किया है निर्देश। आप देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने, आप देखेंगे। राजनारायण ने एक ही अपराध में दूसरी बार सजा पाई। ये आप देखिए, सजा के खिलाफ याचिका का हाईकोर्ट ने 19 साल बाद लिया संज्ञान। 2009 में रिहा होने के बाद पहुंचा फिर सलाखों के पीछे। ये लखीमपुर के नारायण हाईकोर्ट में दाखिल कर अपनी याचिका की सुनवाई में 19 साल के विलंब के कारण ऐसे मामले में फिर जेल भेज दिया गया, जिसकी पूरी सजा वह पहले ही काट चुका है। यह कहानी अदालतों पर चढ़े मुकदमों के बोझ को बयां करने के साथ ही यह भी बताती है कि कानून प्रक्रिया में जरा सी चूक का कितना बड़ा दंड भुगतान करना पड़ सकता है। एक बात और आप लोगों को बताऊं, देखिए हमारे देश की न्यायपालिका पर इसीलिए आप देखते हैं कि क्या बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, और आप देखते हैं कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ आप देखते हैं उपराज्यपाल और आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। नई दिल्ली इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डीयू के पोर्टल पर 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया पंजीकरण। ये स्नातक दाखिले के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ाई करने के लिए अगर कर रहे होंगे तो उसी की बात हो रही है। अमेरिका में चमका मेड इन इंडिया हीरा। ये आप देखिए, सूरत की ग्रीन लैब में इस हीरे का बनाने में हुआ है सौर और पवन ऊर्जा का प्रयोग। 0.028 ग्राम कार्बन उत्सर्जन हुआ है इसके प्रति कैरेट में, और इसलिए इसे ग्रीन डायमंड कहा गया है। और आप देखते हैं कि 4C यानी कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी के मामले में इसे जेमोलॉजिकल लैब और IGI ने हॉलमार्क मिला है। ये आप देखेंगे। और एक कई कार्यों में होता है प्रयोग। प्राकृतिक रूप में से हीरा बहुत मजबूत होता है, और साथ ही आप देखिए बहुत तापमान सहने में सक्षम होता है। LGD में भी ये खूबियां हैं, और इसलिए कई उद्योगों में कटर के रूप में LGD का प्रयोग किया जाता है। कुछ उपकरणों में आप देखिए जहां अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है वहां भी LGD प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कंप्यूटर चिप्स हो गए, उपग्रह, 5G नेटवर्क उपकरणों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। मिलेगी भारतीय उद्योगों को गति। 2020 तक वैश्विक स्तर पर LGD का कारोबार $1 अरब था। 2025 तक आप देखिए इसका कारोबार बढ़कर $5 अरब होने की संभावना है। आर्टेमिस संधि में शामिल होगा भारत। अंतरिक्ष स्टेशन पर आप देखते हैं कि भेजेगा मिशन। ये क्या है आर्टेमिस संधि? क्या है आर्टेमिस संधि? 1967 के बाह्य अंतरिक्ष समझौते पर आधारित है, और इसके तहत आसन्न अंतरिक्ष अनुसंधान को दिशा निर्देश करने के लिए गैर बाध्यकारी प्रावधान किए गए हैं। यह 2025 तक आप देखिए चंद्रमा पर मानव को फिर से भेजने का अमेरिका नीत प्रयास है, जिसके लक्ष्य मंगल और अन्य ग्रह तक अंतरिक्ष में खोज करना है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है आप लोग बताइए, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी दीजिए। उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों से मिले हमारे मोदी साहब। अमेरिका दौरे पर गए तो मिलेंगे ही। और आप देखिए जल भंडारण क्षमता 15% घटी। केंद्र ने किया गया, केंद्र ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए राज्यों के सामने स्थिति की गंभीरता पेश की है। एक एक तरीके से समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंभीर होगा। आप देखते हैं कि होती जाएगी स्थिति। गाद प्रबंधन में ढिलाई से कम हो रही नदियां और जलाशयों की क्षमता। राज्यों को तकनीकी सलाह का समिति बनाने को कहा गया है। राष्ट्रीय जल आयोग आप लोग देखते हैं ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जल आयोग की। और आप देखेंगे एक और कि एक समय आप लोग घर से निकलते होंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता होगा। आजकल आप देखिए सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। केंद्रीय जल आयोग की मैं बात कर रहा हूं। तो केंद्रीय जल आयोग आप देखते हैं कि ये क्या है, इसे आप लोग किसके नाम से, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग। उन्नीस में सरकार द्वारा की गई थी।
वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य श्रम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सलाह पर। अब आप देखेंगे कि ये राजनीति की खबरें हैं, राजनीति से जुड़ी हुई है। तो एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, राजनीति हमारे देश में होती रहती है और अब हम लोग नेताओं से नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रखनी होगी। अब आप देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और आप देखते हैं कि कब 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, विपक्षी दलों की आप सब देख रहे हैं कि बैठक चल रही है, मायावती को नहीं बुलाया गया इसमें। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत सहित 4 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई और सीबीआई ने चारों के आवाज के नमूने लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। एक क्या था मामला, 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उमेश कुमार, वर्तमान में विधायक, ने उनका एक स्टिंग करने का दावा किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था और इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया। इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था और इस स्टिंग में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने के भी शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों ही स्टिंग को लेकर उमेश कुमार की ओर से दावा किया गया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी और इसमें रुपया की लेनदेन होने की बात का दावा भी किया गया है। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और स्टिंग में जो आवाजें आई उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के आवाज के नमूने लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत में मांगी थी। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1965 में इसकी 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं की बात हो रही है। आप देखते हैं कि बहुत सारी खबरें आपके काम की नहीं रहती हैं, जो फर्जी में ही आप देखते हैं कि उनका काम है न्यूज़पेपरों वालों का। तो इसमें क्या रहेगा। असम में बाढ़ से हालत खराब है, 5 लाख लोग हुए प्रभावित। ये आप देखते हैं कि हमारे देश में एक परेशानी आप लोग देखते होंगे, चाहे आप देखते हैं कि असम हो या बिहार हो, ये बरसात होती है, आप देखते हैं कि यहाँ क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और जैसे ही बरसात खत्म होती है हम लोग भूल जाते हैं, सब क्या कर लेते हैं, हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ। देखिए असम ये है, ये आप देखते हैं कि इसकी राजधानी दिसपुर देखने को मिलेगी और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और आप देखते हैं भूटान और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है। ठीक है, तो इसका स्थायी हमारे यहाँ समाधान नहीं किया जाता है। बस एक तरह से आप देखते हैं कि वही हाल है कि गांव में एक शेर आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसे बस देख रहे हैं कि अच्छा आ गया, उसी समय हम लोग उससे प्रभावित होंगे। कई लोगों को खा पी कर चला जाता है, फिर हम शांत बैठ जाते हैं, फिर वो फिर से उस सीजन में आता है, फिर खा पी कर चला जाता है, लोगों को मार कर चला जाता है। हम उसका स्थायी समाधान नहीं करते हैं कि उसे बंद करें, उसे पकड़वाएं। समझ रहे हैं आप लोग। तो वही देखने को मिल रहा है। असम की बात करें तो आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। गुलाब चंद कटारिया हैं कि राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखिए 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में ये आपको देखने को मिलेगा। ANHRC ने NCPCR की जांच में बाधा डालने की पर मांगी रिपोर्ट। कोलकाता के तिलजला इलाके में 7 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत का मामला। मृतका के स्वजनों से बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग करने को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन बताया। ये आप देखिए, एक तो मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है, मानव अधिकार आयोग,
और इसके बारे में भी आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, मुझे लगता है अपने पास। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इस तरह के संस्थानों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इसीलिए कहता हूं कि आप लोग पढ़ लिया करिएगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, और नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है ना, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखिए रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है आप देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर, तो इसके बारे में भी याद रखना है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आप देखते हैं कि चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है ना, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। प्रियंका कानूनगो इसके अध्यक्ष है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। यूसीसी पर आम सहमति बनाए मुस्लिम धर्मगुरु, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। जो आप देखते हैं किसी सबके लिए समान कानून बनाने की बात होती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रपति ने दिया 30 नर्सों को 2 साल का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। और ये आप देखते हैं 2022 और 23 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। सेना में उत्तराखंड की 2 सगी बहनों को भी ये सम्मानित किया गया। इसमें मेजर जनरल स्मिता देवरानी को वर्ष 1983 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन किया गया था। और एमएनएस के अतिरिक्त डीजी का मौजूदा प्रभार भी वही 1 अक्टूबर 2021 से संभाल रही थी, उन्हें भी दिया गया है स्मिता देवरानी। और आप देखिए ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को। इस अवार्ड की शुरुआत आप देखेंगे कि 1900 कब हुई थी, 1973 में हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय पुरस्कार के जरिए नर्सिंग के क्षेत्र में समाज की अमूल्य सेवाएं देने वाली नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अदालत की खबरें देते समय जिम्मेदारी भरा आचरण करे मीडिया। ये हाईकोर्ट का राय, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अनुचित मीडिया रिपोर्ट से वादी की गरिमा और प्रतिष्ठा का हो सकता है नुकसान। मुख्यमंत्री के निजी सचिव की पत्नी की कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर नियुक्ति का मामला है। और आजकल आप देखते हैं कि हमारी मीडिया ही अलग है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं आप लोग। और आप देखते हैं कि क्या रहता है, वही पूरा निपटारा कर देता है कि कौन सही है कौन गलत है। बरसाना के श्री जी मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहनकर प्रवेश पर लगी आप देखिए पाबंदी। हमारे धर्मगुरु भी आप देखते हैं। सन्यासी प्रधान की साधना से विकास संघ स्वावलंबन को मेला संबल। प्रयागराज के देवरिया पंचायत में शिक्षा डिजिटल पुस्तकालय। और आप देखते हैं कि ये चिकित्सा सुविधा संघ आय अर्जन पर दिया ध्यान। आप लोगों को बताया ना मैंने कि आप सोचिए, आपका सरपंच अगर ईमानदार है, आपका जनप्रतिनिधि जिसे आप लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, वो ईमानदार है, तो आप देखिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान आराम से हो जाता है। ये आपका संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह फायदा पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। हर किसी की जरूरत बना भारत, यानी कि आप देखेंगे हमारे देश के इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब सारे ग्रह योग उसके अनुकूल हो जाते हैं, जो समस्त आंतरिक एवं बाहरी परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। भारत इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक अमृत काल में है। उसकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है और विश्व का हर बड़ा देश और उसका खेमा उसे अपने साथ देखना चाहता है। नई आर्थिक और सामाजिक महाशक्ति बनकर उभरा चीन शीत युद्ध के बाद ही बनी एक ध्रुवीय दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देकर पूरे एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। और इसलिए अमेरिका, उसके मित्र देश जापान और ऑस्ट्रेलिया आदि चाहते हैं कि भारत चीन विस्तारवादी के रोकने में उनका साथ दे। और चीन चाहता है कि भारत अमेरिका की गुटबाजी से दूर रहे और एशिया को अमेरिका वर्चस्व से मुक्त कराने में उसका और रूस का साथ दे।
यूरोप चाहता है कि भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करे और रूस के विरुद्ध आर्थिक और कूटनीतिक लामबंदी में उसका साथ दे। दक्षिणी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध के देशों से जलवायु न्याय दिलाने में उनका साथ दे और अपने अपने हितों के लिए भारत की इस समय सबको जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा इसी अनुकूल ग्रह युग में हो रही है। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अमेरिका की राजकीय यात्रा का न्योता राष्ट्रपति के विशेष आग्रह पर और अमेरिका के बहुत ही अंतरंग एवं संधि मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है। और आप लोग एक देखिए, समय कब बदल जाए कह नहीं सकते हैं, इसलिए कहता हूं कि आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जब आपकी मेहनत सक्सेस हो जाएगी ना, आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। जो आपकी बुराई कर रहे होंगे, जो आपको आंखों नहीं देख रहे होंगे, जो आपको नीचे गिराना देख रहा है, हमेशा देखना चाह रहे होंगे, वो सब भूल जाएंगे। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक समय अमेरिका ने वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, आज आप देखिए वही बुला रहे हैं। तो यही समय की बात है। मोदी साहब की यात्रा को राजकीय यात्रा का सम्मान देना संकेत देता है कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में साथ न देने जैसी बातों को भुलाकर व्यापक सामरिक एवं आर्थिक हितों को देखते हुए संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। और अमेरिका चीन का जोखिम कम करने के लिए भारत की मदद चाहता है। अमेरिका ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाकर एक ऐसा भस्मासुर तैयार कर लिया जिसके हाथों में ऐसी सप्लाई चेन है जिसके जरिए पूरी दुनिया में तैयार माल जाता है। कोविड महामारी के लॉकडाउन और यूक्रेन युद्ध से साबित हुआ है कि सप्लाई चेन का चालू रहना कितना जरूरी और एक ही सप्लाई चेन पर निर्भरता कितनी खतरनाक होती है। इसलिए अमेरिका, यूरोप, हिंद, चीनी देशों और भारत को सप्लाई चेन का विकल्प बनाना चाहते हैं। वियतनाम जैसे हिंद चीनी देशों में चीन जैसी तानाशाही है और वे बहुत छोटे भी हैं, तो इसके लिए भारत को चुना जा रहा है। और अमेरिका, यूरोप के नेता अब अपनी कंपनियों को चीन छोड़ने के बजाय चीन के अतिरिक्त एक और देश में कारोबार का सलाह दे रहे हैं, जिसका अर्थ है भारत। और भारत के पास ऐसे प्रशिक्षित लोगों की बड़ी संख्या है जो अमेरिका, यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाती है। और चीन दुनिया की फैक्ट्री है तो भारत उसका डिजाइनर और संचालन केंद्र है और जिसके सहारे दुनिया चलती है। इसलिए भारत को सप्लाई चेन बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वास्तव उसकी राज्य सरकारें अपने यहाँ निवेश एवं उद्यम को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बना सके। भारत को जरूरत है कि तकनीकी, सामरिक शक्ति और टोही क्षमता बढ़ाने की, ताकि वह चीन की विस्तारवादी हरकतों पर अंकुश लगा सके। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने और करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित कर उसके लिए रोजगार के अवसर तैयार करना भी अहम है। अमेरिका से मारक ड्रोन खरीदने और लड़ाकू विमानों के जेट इंजन बनाने जैसे सौदों की जो बातें हो रही हैं, उनसे सामरिक शक्ति बढ़ने की जरूरत तो कुछ हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा तकनीक हस्तांतरण और उसके निवेश के बिना भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके बिना ना तो उसके पास बुनियादी ढांचे में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी बचेगी और ना उसकी रूसी तेल पर निर्भरता खत्म होगी। भारत का स्वच्छ ऊर्जा शक्ति बनना उसे चीन की तुलना में सप्लाई चेन का बेहतर विकल्प भी बनाएगा और विश्व की जलवायु के लिए यह भी अच्छा होगा। मोदी की अमेरिका यात्रा पर चीन, रूस, यूरोप और शेष दुनिया की नजर लगी है। भारत की तरह आप देखिए, यूरोप भी चीन से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि भारत यूक्रेन की अखंडता और प्रभुसत्ता पर हमला करने के लिए रूस की निंदा करे। अमेरिका इस समय भारत की व्यवस्था को समझते हुए कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि यदि रूस ने यूक्रेन का सहायक अस्त्रों का प्रयोग किया या चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या वह चुप रहेगा? अमेरिका की ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के बाद से सऊदी अरब चीन की तरफ झुकता जा रहा है, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा ग्राहक और निवेशक बन गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस एवं चीन के रिश्ते और गहरे हो गए हैं। ईरान रूस को ड्रोन बेच रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और मुखर होकर अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। यानी चीन के नेतृत्व में एक नया अमेरिका विरोधी खेमा तैयार हो रहा है, जिसमें रूस के अलावा आप देखिए उत्तर कोरिया, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हो गए हैं। और उधर रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने दक्षिणी गोलार्ध के देशों को उत्तरी गोलार्ध के देशों के समर्थन के बजाय प्रतिबंधों में शामिल न होने वाले चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों के साथ लाखड़ा किया है। और इन बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में अमेरिका के लिए भारत की महत्ता और बढ़ गई है। और आप देखिए, अब देखना यह है कि मोदी भारत की इस अनुकूल परिस्थिति का कितना लाभ उठा पाते हैं और इस यात्रा में कितने अहम सौदे कर पाते हैं। पिछली सदी के 90वें दशक में चीन भी ऐसी अनुकूल स्थिति में था, जिसका लाभ उठाते हुए तानाशाही के बावजूद 4 दशकों के भीतर विश्व की दूसरी महाशक्ति बन गया। चीन की चुनौती का जवाब आर्थिक शक्ति बढ़ाकर ही दिया जा सकता है, और जिसके लिए अमेरिका, यूरोप से निवेश एवं तकनीक चाहिए। अमेरिका यदि सच में चीन पर अंकुश लगाना चाहता है तो उसे भारत को अपने रक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ तकनीक, उद्योगों को डिजाइन, निर्माण केंद्र बनाना होगा। क्या बाइडेन सरकार भारत की
जरूरतें समझते हुए उस पर पूरा दाव खेलने के लिए तैयार है। लेखक हैं बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है। प्रतिनिधित्व की प्रतीक्षा में अति पिछड़े समूह, अति पिछड़ी जातियां और नए राजनीतिक पिछड़ों को जन्म दे रही हैं, इसलिए उनके मुद्दे पर विचार आवश्यक हो। ये आप देखिए ओबीसी जाति की बात हो रही है, और आप देखते हैं कि पिछड़ा जातियों का अध्ययन करने के लिए तैयार हुआ था पिछड़ी, और इस आयोग ने मई 1977 में अपनी रिपोर्ट पेश कर पिछड़े वर्गों की 3 श्रेणियां बनाकर कुल 29.5% आरक्षण की सिफारिश की थी। अब आप देखते हैं 27% के ही आरक्षण की बात होती है ओबीसी आयोग को, लेकिन आप देखते हैं कि उन्हें मिलता कितना है, 14% किसी किसी में राज्य में। ये भी देख लिया करिएगा। योग का महत्व, योग कोई एक दिन का उत्साह या उत्सव नहीं है। योग का लाभ इसकी निरंतरता में ही निहित है। योग वस्तुतः जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग, सहयोग और सहयोग हमारे जीवन के 3 मुख्य पैरोकार हैं। बीकेएस एंगर ने कहा था, योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी नहीं कम नहीं होता है। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे इसकी लौ उतनी ही उज्जवल रहेगी। और यकीन मानिए, आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि आप देखिए 90% तक आपकी जो समस्याएं हैं ना, चिंता करते रहना, डिप्रेशन में रहना, आप देखते हैं कि एंजाइटी हो जाना, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अब अपने आप से मिलिए, तो आप लोग जिससे बड़ी समस्या बना के बैठे रहते हैं, आप लोग देखेंगे वो ना के बराबर समस्या रहती है। ठीक है। और ये आप देखते हैं विपक्षी एकता की राय जो हो रही है, एकजुटता चल रही है, उसी को लिखा जा रहा है। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। वाहनों की गति सीमा, पर्वतीय क्षेत्रों में कार व दोपहिया वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय करने के बाद इसके प्रवर्तन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, आप देखते हैं कि लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल सड़क दुर्घटनाओं में। और नए युवाओं को आप देखिए, जब एक्सीलेटर पर हाथ रखते हैं तो वो कम करने की नाम ही नहीं लेते हैं। हस्तकलाओं पर जलवायु परिवर्तन की मार, हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई है। केरल में सदियों से प्रचलित आरनमूला दर्पण निर्माण कला जलवायु परिवर्तन के कारण दम तोड़ती जा रही है। और आरनमूला धातु के फ्रेम में जड़ित दर्पण निर्माण से जुड़ा हस्तशिल्प है। वर्ष 2005 में इसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। केरल की संस्कृति में अहम हिस्सा रखने वाली यह कला जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होती जा रही है। इस कला से जुड़े लोग संरक्षण की बात जोड़ रहे हैं, और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से यह एक चिंताजनक खबर है। और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हस्तशिल्पियों का पुरातन संस्कृति को जीवंत रखने और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक स्वावलंबन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के अनेक शिल्प अपने रूप दर्शन और अस्तित्व के लिए प्रकृति पर निर्भर है। विभिन्न हस्तशिल्पों से उस समुदाय विशेष की पहचान जुड़ी होती है जो उसके श्रम और समर्पण के भाव की परिलक्षित करती है। भारतीय समाज में प्रचलित मूर्ति कला, काष्ठ कला की पहचान के एक सशक्त कुटीर उद्योग के तौर पर आप देखते हैं कि क्या तौर पर भी रही है। हालांकि आधुनिकीकरण और प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल, आयातित सामानों की बहुलता और जलवायु परिवर्तन के कारण परंपरागत हस्तशिल्पियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडराता रहा है। स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को तराश कर जीवंत करने वाले समुदाय आज उपेक्षित जीवन जीने को लाचार है। पारिस्थितिक क्षरण के कारण कई स्थानीय हस्तशिल्प पतन के कगार पर है। बिगड़ते पर्यावरण का दंश परंपरागत हस्तशिल्प और उससे जुड़े लोगों को झेलना पड़ रहा है। केरल की अनारमूला कला में दर्पण का सांचा बनाने के लिए खास किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण वहाँ की मिट्टी में आए भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण उनका इस्तेमाल आरनमूला कला में संभव नहीं हो पा रहा है। और उपयोगी मिट्टी को तलाशने में कलाकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते मिट्टी के संरक्षण पर बल नहीं दिया गया तो सदियों पुरानी यह कला अपना अस्तित्व खो देंगी। कला एवं हस्तशिल्प किसी भी समाज में सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा होते हैं। उन्हें सहेजने, परिष्कृत करने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हस्तशिल्प का पतन होना चिंताजनक है। बदलती जलवायु की स्थितियों पर नियंत्रण के लिए प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित करना आवश्यक है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, कला के संरक्षण के लिए प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। और आप देखेंगे कि हमारे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, हर क्षेत्र में पड़ रहा है। और आप देखते हैं आगे इसका प्रभाव हमें देखने को भी मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि आजकल एआई की काफी चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। स्कूली शिक्षा का हिस्सा बने एआई। विकसित देशों को भले ही एआई तकनीक एक चुनौती की तरह दिख रही हो,
लेकिन भारत जैसे देशों को इससे संभावनाओं के कई दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। इससे प्रयोग से हर क्षेत्र में विस्तृत विकास और समय की बचत होने की उम्मीद बढ़ रही है। बहरहाल एआई की बुनियाद मजबूत बनाने के लिए कुशल शिक्षण विशेषज्ञ के साथ इसके नियमन पर भी नजर रखना जरूरी है। तो आप देखते हैं कि क्या रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, चीन में खूब चर्चाएं हुई और वहाँ की सरकारें चिंतित भी हैं कि कहीं यह तकनीक बेकाबू ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने एआई एडवाइजरी कमेटी, इनोवेशन अथॉरिटी, साइंस एडवाइजर कमेटी बनाई। संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल एआई एक्ट बनाने की सहमति जुटाई जा रही है। टास्क फोर्स का गठन करने की बात हो रही है। इसे मानव समाज और पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए परमाणु बम जैसा खतरनाक कहा जा रहा है। जबकि भारत इस तकनीक की बदौलत अपने टैक्स सिस्टम और अधिक सुदृढ़ यानी कि मजबूत कर डिजिटलीकरण को विस्तार देने का तैयारी में है। एआई नई रूप में जेनेटिव एआई बनकर तेजी से इस्तेमाल में हो रही है और जेनेटिव एआई का आशय ऐसी तकनीक से है जो नई सामग्री, चैट प्रक्रियाएं, डिजाइन, डाटा तैयार कर सके एक तरह से। तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी चर्चा भी हो रही है एआई की। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। आत्ममुग्ध जीप, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। यहाँ सब भूमि दलाल हैं। ईडी द्वारा आरोपितों से जब्त मोबाइल से बरामद की गई तस्वीर, जिसमें एक दलाल के कोलकाता के होटल में बैठकर जमीन के दस्तावेजों में हेरा फेरी। झारखंड में आप देख रहे हैं। खतरनाक नकारात्मक विमर्श। एक पंथनिरपेक्ष खुदार लोकतांत्रिक समाज में औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे शासक कभी आदर्श नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं ये सब चल रहा है। देश भर में आप देखते हैं कि फिर बातें होने लगी हैं इसकी। औरंगजेब जा चुका है लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि उसकी चर्चा हो रही है। गजब। महंगाई घटाने को लेकर आधा काम ही हुआ है, दास कह रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत है। और दास ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में रेपो रेट को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल। सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रा स्फीति 4% बनाए रखने का दिया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक है, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 6.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय की फ्रेंच रेटिंग एजेंसी कह रही है। एनपीएस की समीक्षा वाली समिति ने रिपोर्ट को नहीं दिया अंतिम रूप। ये आप देखिए, एनपीएस नई पेंशन प्रणाली के तहत की बात हो रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 13वीं बार ब्याज में बढ़ोतरी की है। वीवो ने लॉन्च किया नया Y36 स्मार्टफोन। फार्मा क्षेत्र के लिए नियम सबसे बड़ी बाधा है, अपर्णा कह रही। केंद्रीय फार्मा सचिव। और अमेरिका को नैनो उद्योग निर्यात करेगी इफ्की, जो आप देखते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेट लिमिटेड है ना, वही। पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए भरना पड़ेगा 10 IEA फॉर्म। कारोबारी प्रोफेशनल पर लागू होगा यह नियम। बायोडिग्रेडेबल खाद्य बर्तनों के लिए मानक लेकर आया BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। 2024 से भारत में चिप बनाने लगेगी माइक्रोन। अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कंपनी के CEO संजय मेहरोत्रा ने औपचारिक ऐलान किया है। DPI ने करदाताओं के पैसे के अधिकतम उपयोग में मदद की है। सीतारमण हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। PM किसान सम्मान के लिए लाभार्थी घर बैठे ही होगी eKYC। और eKYC करवा लीजिए। आप देखते हैं कि 6,000 रुपये मिलती है ना किसान सम्मान निधि की, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसके बारे में आपको मालूम है कब लॉन्च हुई थी? ये आप देखिए 1 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 2,000 रुपये की किस्त आती है ना, उसी की बात हो रही है। जर्मन फार्मा कंपनी ने पाकिस्तान से कारोबार समेटने का लिया फैसला। ये देश के बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए कंपनी ने फैसला लिया है। IMF निदेशक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। IMF के बारे में भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव वसूली में सहायता करना है। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा।
पाक के विश्वविद्यालय में त्योहारों पर प्रतिबंध का आदेश वापस लिया गया। अब पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर आतंकी हमले से रेडिएशन फैलाना चाहता है रूस, जयशंकर कह रहे हैं। यूक्रेन आप देखते हैं, यूक्रेन है ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन रूस के बीच आप देखते हैं कि लड़ाई चल रही है ना, तो वही बात हो रही है। ये चीन का प्रसिद्ध ड्रैगन बोट फेस्टिवल आप देख रहे हैं। ये आप देखिए कि जू राज्य की 3वीं शताब्दी के कभी राजनीतिक हस्ती क्वा युआन की स्मृति में नदी में ड्रैगन को पूजे जाने की प्रथा से यह फेस्टिवल शुरू हुआ। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। लॉर्डर्स में होनी थी पार्टी, अब मुंबई में मनेगा 1983 विश्व कप विजय का उत्सव। ऐसे टेस्ट के कारण लॉर्ड्स में खुशी नहीं मना सकी कपिल की टीम। 40 वर्ष पूरे होंगे शनिवार को विश्व कप जीतने के, आप देखेंगे। 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार इंग्लैंड की धरती पर वनडे विश्व कप जीता था। हाइब्रिड मामले पर 24 घंटे में बयान से पलटे जाका अशरफ। क्रिकेट डायरी, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के होने वाले अध्यक्ष की बात हो रही है। हार के बाद बेजबाल पर उठे सवाल, पहले ऐसे टेस्ट में इंग्लैंड टीम का आक्रामक रवैया पूर्वी कप्तानों को नहीं आया राह से। ये आप देखते हैं गोल्फ डायरी, विधात्री उर्स ने WPT-PGT के 9वें चरण में बनाई बढ़त। ये आप देखिए महिला पेशेवर गोल्फ टूर में 9 शॉट की बढ़त बना ली, जिसमें वह एमच्योर खिलाड़ियों की एलिट सूची में जगह बनाने के करीब है। आयका साथियान मनिका WTT कंटेनर में जीते। ये आप देखिए भारत की आयका मुखर्जी ट्यूनिस में WTT कंटेंडर में महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि दिया चितले और सीजा अकुला को पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें IOC ने IBA की मान्यता रद्द की है। IOC ने सलाह और दिशा निर्देशों की अनदेखी के कारण भारत से चले आ रहे विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने जुड़ी गोपनीय जानकारी की रहस्य उद्घाटन करने के कारण राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के पद चेतन शर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहने के ठीक 4 माह बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पद पर के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन मंगाए। BCCI की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। IOA जल्द महासचिव नियुक्त करे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ के CEO या महासचिव की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई है। इन कमेटियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इस जो आप देखते हैं IOA, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय ओलंपिक संघ, ये 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। PT उषा भी इसकी अध्यक्ष है। और वहीं अगर IOC की बात करें हम लोग, तो इसके बारे में याद रखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहा हूँ। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और आप देखते हैं कि लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। मोटो GP के टिकट का अनावरण, ये आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने जा रही विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो GP भारत 2023 के पहले टिकट का मंगलवार को अनावरण किया है। हाले ओपन के क्वार्टर फाइनल में मेदवेदेव, रूस के डेनिल मेदवेदेव ने विंबलडन की तैयारियां पुख्ता करते हुए लास्लो जेरे को 6-1, 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर हाले ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय दल ने 50 पदकों का आंकड़ा पार किया है। पहले 1 रजत पदक, फिर 1 स्वर्ण पदक, फिर 2 और पदक, और फिर एक करके स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में भारतीय दल ने 50 पदों का आंकड़ा पार किया है। कानपुर IIT ने कृत्रिम वर्षा के लिए किया परीक्षण। और कैसे हवा में उपकरण डिजाइन के सुचारू संचालन का होना परीक्षण। कैसे बनते हैं बादल, कृत्रिम बादल। कृत्रिम बादल के निर्माण के लिए देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक सरकार की ओर से भी प्रयास किए गए पर सफल नहीं हुए। विज्ञानियों के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर पानी बनता है और आसमान में बादल आकर बगैर बरसे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु 1:2 में नहीं बन पाते हैं। कृत्रिम बादल से वर्षा कराने में विभिन्न रासायनिक एजेंटों जैसे सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, नमक
आदि अन्य तत्वों का उपयोग किया जाता है। इससे नमक को सबसे बेहतर माना गया है। अच्छी अभिनय से सजी फिल्मों का श्रेय हमें, ये चलिए आप देखते हैं मूवियों की बातें हो रही हैं। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। ब्रिटिश जनता ने यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले पर लगाई मुहर। 2016 में आज ही के दिन यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इस ब्रिटेन में आप देखिए, ब्रिटेन के 51.9% लोगों ने अलग होने वाले ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 48.1% ऐसा नहीं चाहते थे। आखिरकार वर्ष 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि पर किए गए हस्ताक्षर। 1960 में आज ही अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसमें दोनों देशों के बीच पुरानी संधि की जगह ली थी और संधि के तहत तय हुआ था कि जापान पर हमले की स्थिति में अमेरिका सैनिक उसकी रक्षा करेंगे। संधि से अमेरिका को जापान में सैन्य ठिकानों बनाने की मंजूरी भी ली थी। चंडी प्रसाद की पुकार पर शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। पर्यावरणविद और समाज सुधारक चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में आज ही के दिन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। वह शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद जागरूक रहे। 1964 में दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की। वन विभाग द्वारा वनों की कटाई के विरोध में वर्ष 1973 में उनके आह्वान पर ही चिपको आंदोलन शुरू हुआ और सरकार को वनों के मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसी आंदोलन के लिए उन्हें 1962 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उन्हें। टीवी पर फुटबॉल रोकते बिल्ली के वीडियो ने लुभाया। ये नई दिल्ली की बात है, आप देखें। सब्जियों से निकलने वाला रसायन ही बन जाएगा कीटनाशक। IISER पुणे और ICAR उम्मीयाम से मिलकर SFB के प्रकोप से निपटने के लिए आप देखते हैं कि बैगन पर किया गया इसका प्रयोग। रासायनिक कीटनाशकों से होगा बचाव, किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और 40% से अधिक फसलों का नुकसान होता है SFB हमलों से। आलू टमाटर के बाद बैगन की सबसे ज़्यादा खपत होती है। गेरानियोल बैगन के पौधों पर SF का असर इस तरह से होता है, अति संवेदनशील। यानी कि आप देखिए SFB मतलब कीटनाशक शूट एंड फ्रूट बोरन कीट से निपटने में मदद कर सकती है। बैगन की एक प्रजाति में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ गेरानियोल की खोज हुई है। सब्जियों और उपभोक्ताओं दोनों को खतरा भी रहता है। जीन को सरल प्रजनन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। IISc बेंगलोर देश का सबसे अच्छा संस्थान है। बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उच्च शिक्षा देने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च स्थान है और यह जानकारी टाइम्स हाई एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को गुरुवार की जारी हुई सूची में आई। इस सूची में IISc बेंगलोर को 48वां स्थान मिला है। और आप देखेंगे कि टाइम्स की सूची में मैसूर के संस्थान को 68वां स्थान। एशिया के शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में जो अन्य भारतीय संस्थान शामिल हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के बजहौल की सुलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस को आप देखिए 77वां। केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को 95वां स्थान मिला है। चलिए, दिल की गंभीर बीमारियों में अत्यधिक व्यायाम से स्ट्रोक का जोखिम है। धान की किस्मों से तैयार की कलाकृति आप देखिए, यह चीन के धान किसानों की अद्भुत कलाकृति आप लोग देख रहे हैं। या आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय तक करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हर हाल में आपको सक्सेस होना है, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। ठीक है, मेहनत करते रहिए।